बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से पीटीआई सोशल मीडिया पर 1971 और मौजूदा हालात का मुआवजा कर रही थी। एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही थी जिस पर पीटीआई को तनकीद का सामना था। फिर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी पीटीआई का इन ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने इसका मवाद देखा। बानी पीटीआई को इस बारे में बेल नहीं, हम 1971 से मुवाजना सियासी तनाजुर में करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट एडियाडा जेल से ऑपरेट हो रहा है। नाज़रीन, अब ये अपनी जगह बड़ा सवाल कि आखिर जेल में उन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाज़त क्यों और कैसे मिली होगी, क्या इसका इल्म हुकूमत को है या नहीं। आज ही बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दत निकाह केस में खाबर मानिका की जानिब से जज पर अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया गया, जिसके बाद जज ने केस ट्रांसफ़र करने के लिए हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। नाज़रीन, क्या वजह है कि पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं और क्या पीटीआई का सोशल मीडिया विंग पार्टी पॉलिसी से ऊपर जाकर बयानियां बना रहा है, ये हमारा बुनियादी सवाल। इसी से मुताल्लिक पहला बड़ा सवाल, क्या पीटीआई का सोशल मीडिया विंग पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो गया है। सियासी बयानिए के हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कोई कशमकश चल रही है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले जिस तरह से सोशल मीडिया पर 1971 और ये मुवाजना किया गया, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं ये सियासी तनाजुर में किया गया, हम फौज के खिलाफ नहीं है। तो दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि जी फ़र्द वाहिद के ये तमाम फैसले हैं जिससे मुल्क मुश्किल में है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या इतना बड़ा लीडर बानी पीटीआई, उसके नाम का अकाउंट सोशल मीडिया उसकी मर्जी के बगैर क्या ऑपरेट हो सकता है? और आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर सियासी बयानिए की कशमकश है? अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ तो है कि जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में पीटीआई के साथ जो किया गया, जिस तरह से उनको दीवार से लगाया गया, जिस तरह से उनको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब करने की कोशिश की गई, जैसे उनको उनकी पार्टी की हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इतना जबर और इतना जो है वो किसी भी और पार्टी के साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कोई भी यानी जवाज़ नहीं है पीटीआई के लिए कि वो अपनी, बिकॉज इससे पहले भी हुआ है, बाकी जमातों के साथ भी हुआ है, पीएमएलएन के साथ भी हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, बाकी जमातों के साथ भी हुआ, तो उन्होंने वो कुछ नहीं किया शायद जो कि अभी पीटीआई या पीटीआई के नाम पे जो कुछ किया जा रहा है। तो ये कोई जवाज़ नहीं है। उनके ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायत, उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई भी ये चीज़ इनको ये जवाज़ नहीं बन सकती कि वो कोई ऐसा काम करें जो कि मुल्क की जग हसाई का सबब बने। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी शायद जो है वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है या उनका जो डिजिटल साइड है वो अपने ही एक वैक्यूम में काम कर रही है और अपनी एक पॉलिसी लेके चल रही है। तो अगर पीटीआई जो है एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह, एक जिम्मेदार सियासी जो है वो किरदार की तरह सरवाइव करना चाहती है, तो उसे अपने अंदर भी ये एक पर्ज लेके आना होगा, अपने अंदर भी जो है वो सफाई करनी होगी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो उनको जो है उनको लगाम देनी पड़ेगी, बिकॉज इससे होगा यही कि मुल्क का नुकसान होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो फ़र्द वाहिद है या जो इनफरादी तौर पे लोग जो है वो आएंगे वो चले जाएंगे, मुख्तलिफ इदारों में लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इदारे यहीं पे रहेंगे। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पीटीआई को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इदारों के ऊपर हर्फ आए। तो ये तो अपनी जगह। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जिस तरह से कुछ जो है वो सियासी मुखालफिन मैदान में आ गए और जिस तरह से पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है, जी जी,
तो ये भी ठीक नहीं है। देखिए पाकिस्तान में सियासत में किसने रहना है और किसने निकलना है, ये पाकिस्तान के अवाम ने, अगर हम एक जमहूरियत हैं, जमहूरियत होने का दावा करते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को ये इख्तियार है कि किसको सिस्टम में रखे और किसको निकाले। अब ये लोग जो इस वक्त शाह से बढ़ के शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये अपना भी माजी उठा के देख लें तो इन्होंने क्या क्या नहीं किया, इदारों के खिलाफ, इदारों में लोगों के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की। तो इस वक्त अगर हम अब मुल्क का सोचें, हम ये कहें कि देखिए बारहा ये IMF की तरफ से आया, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया, तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे माशी इस्तेहकाम के लिए। तो अगर हमारे तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी किरदार ये सोचें, मुल्क का सोचें, तो इस वक्त मुल्क को जो है वो ज़रूरत है सियासी हम आहंगी की। हमें ये बिटरनेस, ये पोलराइजेशन ये खत्म करनी है। इसके लिए तो ऐसा ना हो कि हम इस तरह के मौके की तलाश में हो कि इस तरह का कोई मौका आए और एक सियासी किरदार जो इस वक्त जो है वो साइडलाइन हुआ है उसको मजीद साइडलाइन किया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पड़ेगा, सियासी कशाकश जो है वो जारी रहेगी। तो अब ये ना हो कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी सियासी जमातें बिहेव कर रही हैं कि PTI इस वक्त दीवार के साथ लगी हुई है, तो जिस तरह हम जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम इस मुल्क को किसी बंद गली में धकेल दें। ठीक है अयाज साहब, आपको लगता है कि बंद गली की तरफ हम जा रहे हैं और ये सफ़र जारी है? और जो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बयानियाँ बहुत दफ़ा हमने देखा, बड़ी कश्मकश नज़र आई जब से बानी PTI जेल में है, तो बहुत दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में भी इस बात को डिस्कस किया कि PTI के बयानिए में मुतज़ाद आरा सामने आती हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया के बारे में जो तासुर है, जो बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि बानी PTI की मर्जी के बगैर कोई ट्वीट्स होती हों या कोई वीडियो अपलोड्स होती हों? देखिए दुआ कुछ रेड लाइंस होती हैं कौमों के लिए। ये 71 भी ज़ाहिर है हमारे लिए रेड लाइन है। तो ये तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया हो, जैसे भी किया हो, ये काबिल कबूल नहीं है। ये तो अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है। जितना मर्जी कुछ हो गया वो हमारे सबके सामने है, उसमें उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। बार बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं और इस पे गुफ्तगू हो चुकी है। ये इसको मैं मतलब बहुत नरम तरीन अल्फाज में कहूँगा कि बम को लात मारने वाली बात है। मतलब ये जो किया है। और शर्जील मेमन साहब का कहना कि जी वो जेल के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें भी सदाकत नहीं है। वो कहने का मकसद सिर्फ ये है ना कि वो डायरेक्ट इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जाए कि ये खुद ही उसने किया है और कुछ नहीं है। ये भी समझ में नहीं आता कि वो उनकी से डिस्कस किए बगैर अगर किसी ने किया है तो वो जो नवेद साहब कह रहे हैं कि फिर वो उसमें सफाया करें ऐसे लोगों का कि अगर इस तरह की बात है और अगर उनसे पूछ के किया गया तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि जी क्यों आपने इजाज़त दी। मतलब ये ड्रॉ करने में ये नतीजा कि जी वो सियासी हो या फौजी हो, जो भी हो, ये मुआवजा बनता नहीं है, ना होना चाहिए था। सच्ची बात है। अब सियासी माहौल ज़ाहिर है बंद गली की तरफ तो हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, उसमें तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ये भी वो शायद खाकान अब्बासी साहब बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि जब मैंडेट ही नहीं होता किसी हुकूमत का और वो हुकूमत कर रही होती है, और ये आज नहीं हो रहा, ये हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। और इसमें गलती भी सियासतदानों की अपनी है। ज़ाहिर है सियासतदान, एक पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो कहती है मैं ये बाकी किसी को नहीं छोड़ना मैंने सियासतदान को, और उसमें वो नैब के लॉज भी बन रहे होते हैं, उनमें तरमीम भी हो रही होती हैं बड़ी खुशी से। उसकी वजह ये कि उनको लग रहा होता है ना कि अब इक़्तिदार हमारे पास आ गया तो हमेशा हमारे पास ही रहना, किसी और के पास तो जाना नहीं। ये इमरान खान साहब भी इसी तरह से तासुर दिया करते थे ना कि बस अब मैं चूंकि हूँ इक़्तिदार में, अब मुझे तो कोई हटा नहीं सकता, अब मैंने ही रहना है। और वो सारी उस वक्त चीज़ें जायज़ लग रही होती हैं। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी आपसे जब कहा जाता है कि भाई इस हद तक ना जाओ, और आप नहीं जाते, उसकी वजह ये कि उस वक्त लग रहा होता है कि सब कुछ हमारे साथ है, वो सेम पेज है और हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सियासतदानों को जब तक इस चीज़ की समझ नहीं आएगी ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। वो नवाज शरीफ साहब ने जो कहना था कह दिया,
बहुत पहले, अब वो बहुत मोहतात आपको नज़र आते हैं। वो जो उन्होंने कल 6 साल बाद जब सदर बनने पे उन्होंने तकरीर की, उसमें भी समझ आ रही है वो मोहतात हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी मरकज़ और पंजाब में गवर्नमेंट है, और स्पेशली पंजाब में उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर हैं। तो वो इस स्टेज पे क्यों बम को लात मारेंगे? अगरचे वो उनका रिकॉर्ड भी ऐसे ही है, वो मार देते होते हैं लात, लेकिन इस वक्त वो मेरा ख्याल मोहतात हैं और नहीं चाह रहे। हाँ, अगर कोई उन्हें किसी स्टेज पे फील हुआ कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ साहब मतलब यही तकरीर इस तरह की कर रहे होंगे, फिर शायद उनकी तकरीर को मुख्तलिफ हो, वो बातें कुछ और कर रहे हों। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब भी वक्त है कि चीज़ों को दानिशमंदी से हैंडल कर लिया जाए। नहीं तो फिर ठीक है, वो तब ये फैज का फिर मुझे याद आता था कि ये मुल्क चलेगा, लेकिन ऐसे ही चलेगा। सही। मेरा ख्याल है कि अब ऐसे ना चलाया जाए तो बेहतर। आमिर साहब, ऐसे ना चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबका हाथ है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको लगता है कि बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर या उनके नॉलेज में भी नहीं होगी और वो दे दी गई होगी? सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया हैंडलिंग में बहुत माहिर समझी जाती है। आपको लगता है कि सियासी बयानिए को लेकर कुछ आपस में जो बाहर क़यादत है उनकी कुछ बयानात में इख्तिलाफ राय है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं? तारीख का सबक है कि उससे कोई सबक नहीं सीखता, और अगर बैरिस्टर गौहर की बात को मान लें तो फिर रऊफ हसन साहब क्या कह रहे थे, बैन वही बात उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लाइव चली सब जगह पे, और वो जनरल आगा याहिया का मुकाबला आज के आर्मी चीफ के साथ कर रहे थे कि ये वही कुछ कर रहे हैं, यानी आर्मी चीफ ही उनका निशाना है। अगर हम चले जाएं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ की तकरीर गुजरांवाला में हुई, तो उन्होंने क्या क्या बयानात दिए थे नवाज शरीफ के बारे में, कि उन्होंने नाम लिए, PMLN क्या कहती थी, हमने 2 नाम लिए हैं, ठीक है, और उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पे उनके बयानात उठा लें, वो गद्दार बना चुके हुए थे। इन चीज़ों को सिर्फ मैंने मवाजने के लिए किया है कि देखें आप क्या कर रहे हैं, आपने बतौर वज़ीर आज़म क्या पोजीशन ली, आज आप क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी का आपका अपॉइंटेड चेयरमैन डिनाई करते हुए कह रहा है नहीं, हमने सिर्फ पॉलिटिकल उसमें कहा था, हम फौजी तनाजुर में नहीं। आज रऊफ हसन साहब ने उसके ऊपर मज़ीद तेल छिड़का है बराह रास्त। ये फ़ौज को भड़काना चाह रहे हैं, नाम कह के कि जी एक शख्स फलाना और वो ये कर रहे हैं। आर्मी चीफ फौज है ना, उनकी टीम काम करती है, सारे कोर कमांडर्स काम करते हैं, DGs काम करते हैं। ये मुसलसल PTI की तरफ से जो अभी बात हो रही थी ना कि दीवार पे लगी हुई है, और 9 मई पे ये जो फौजी दफ्तर थे, जो मेस थे, जो एयर बेस थे, उनकी दीवारों पे क्या कोई दूसरे लोग आ गए थे, कोई मखलूक और थी जो नजर नहीं आ रही थी, जो PTI के लोग थे उनको किसी ने भेजा था, या वो खुद ब खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए मौके पे मौजूद थे? ये जो अब दोबारा बम मारा इन्होंने फौज के ऊपर, हमूदुर रहमान कमीशन वाला, और 3 दिन बाद इनको समझ आई कि ये तो देखे ना इमरान खान के ट्विटर हैंडल से चीज जा रही है, उसको PTI का ऑफिशियल मीडिया ले रहा है, फिर उसके ऊपर पूरी ट्रोलिंग हो रही है और वो डिलीट नहीं होती। उसकी वजाहतें आ गई कि भाई बनेगा क्या हमारे साथ। ये चीजें समझने की हैं कि आप पहले 2 असम्बलियां तोड़ के अटैक कर चुके, आपका ख्याल था आप कर लेंगे। मैं आज तीसरी दफा ये बात कह रहा हूं कि भाई आपने अब चैलेंज दिया हुआ है ना जेल से कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, तो हम वो भी देखना चाहेंगे कि आप उस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे। और जब अडयाला में कल परसों में जर्नलिस्ट जाएंगे और PTI की लीडरशिप जाएगी, तो वो क्या कहेंगे इस ट्विटर हैंडल को, क्योंकि इसके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहा है, और खान साहब हर दफा उसे ऑन करते हैं। सही, ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक चीज को कहें कि ये मकसद ये नहीं था, तो फिर आप डिसऑन करें ना कि जी ऑफिशियली आपका PTI जो सोशल मीडिया टीम है जो ऑफिशियली इसको ऑन कर रही है, वो तो बैरिस्टर गौहर की जिम्मेदारी है, वो तो रऊफ हसन की बराह रास्त जिम्मेदारी है। वो कैसे इसकी वजाहतें दे रहे हैं जबकि काम वो वही कर रहे हैं। अब हम आज देख रहे हैं कि शर्जील मेमन कह रहे हैं ना, वो मैं गपशप में कहूँ कि सिंध में फैसल साहब ज्यादा तबसरा कर सकते हैं, शायद जेलों में ये फैसिलिटी पैसों के ऊपर अवेलेबल होगी। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये इमरान खान वहीं से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो जैमर शैमर भी लगे हुए होते हैं और वो इस्तदा भी कर रहे होते हैं कि मुझे मेरी बेटे से बात कराएं, सब कुछ करें। मैं एक छोटा सा मसला आज जो दोबारा आया ना उसकी तरफ निशानदेही करूंगा। वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब का आज एक फैसला आया और उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट बनाएगी,
हम ही नॉमिनेट करेंगे। उन्होंने पैनल को भी नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने तो आपका नाम नहीं दिया, आप सुने भी नहीं। उसके ऊपर आदम नजीर तारण ने जवाब दिया है कि महरम अली केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि ये जुरिस्डिक्शन है और खालिस्तान इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ठीक है जी। इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से फैसला आया है। यकीनन इलेक्शन कमीशन भी जाएगा उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, वजीर कानून कह रहे हैं, नजीरें उन्होंने भेजी हैं कि जी ये हमारा काम है और कानून भी नया आ चुका है कि रिटायर्ड जजेस भी लगेंगे। ये फड्डे बढ़ते जाने हैं। ये खान साहब समझ लें कि फौज उनसे बात नहीं कर रही, पार्लियामेंट में टीम को मुतहरिक करें और अगर कुछ फायदा लेना है सियासी तौर पर। सही जी। फैसल साहब देखिए, नवेद साहब हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ इनसे कहना चाहूँगा कि इन्होंने अभी कहा कि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये ज्यादती है, ये हक को जुटलाने के जो है ना वो मुतरादिफ है। फिर मैं वही वाली बात करूँगा, बहुत से लोगों को बुरा लगता है, जितना एमक्यूएम के साथ हुआ है ना इतना किसी के साथ नहीं हुआ। क्या पीटीआई के साथ क्या बुरा हुआ है? आप डिबेट कर लें। हाँ, कुछ ज्यादतियां जरूर हो रही होंगी पीटीआई के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है पीटीआई की खबर चल रही होती है। सारी अदालतें जो है उस वहाँ से जो है पीटीआई के हक में जो है फैसले आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सारे के सारे इदारों में जो है पीटीआई की जो है खुल्लम खुल्ला जो है वो लॉबिंग हो रही है। और फिर ये कहना है कि जितना पीटीआई के साथ हुआ इतना किसी के साथ नहीं हुआ, ये थोड़ा सा जो है ना नाइंसाफी है और हकायक को जो है झुटलाने के मुताबिक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं जितना रियासत के साथ जो है पीटीआई ने बुरा किया है इतना किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बताएं पाकिस्तान की किस सियासी जमात ने जो है वो रियासत पे हमला किया, आईएसआई के दफातर पे हमला किया, कोर कमांडर की रिहाइशगाह उस कोर कमांडर के बेडरूम में घुस गए? कौन सी सियासी जमात है? आप कोई ऐसी मिसाल है जिसको हम बता सकें कि ऐसा कोई माजी में किसी सियासी जमात ने किया? नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत से इख्तिलाफात आप कर सकते हैं, हमारी भी बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ साहब ने रियासत के खिलाफ कहा था तो यही कहा था ना कि बाजवा साहब मेरी हुकूमत गिराने के थे, उनको आपने जाके कहाँ खड़ा कर दिया? लेकिन ये कहना कि पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती हुई, ये थोड़ा सा जो है ना बहुत गलत हो जाएगा। आप क्या इस वक्त एमक्यूएम की खबर चला सकते हैं? आप एमक्यूएम के हक में कोई अदालतें फैसले हक में दाना सुने छोड़ें, उनके केस की समाअत करने को भी कोई अदालतें जो हैं वो तैयार हैं? असल एमक्यूएम को छोड़ के सरकारी एमक्यूएम बना दी गई, उसको सीटें दे दी गई। ऐसी कोई मिसाल आपको किसी और सियासी जमात में जो है वो मिल सकती है? फॉर्म 47 के तहत जो है सरकारी एमक्यूएम को जो है सीटें दे दी गई हो और असल एमक्यूएम को जो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ना हो। क्या पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो रहा था? नहीं हो रहा था ना ऐसा कुछ। तो फिर इस बात को कोई तकाबली जायजा नहीं है पीटीआई का कि किसके साथ जो ज्यादतियां हुई होंगी पीटीआई के साथ। जितना रिलीफ लेकिन पीटीआई को मिला है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में इतना रिलीफ सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे और मीडिया की सतह पे किसी सियासी जमात को नहीं मिला। आज भी पीटीआई की तरफ से खुल्लम खुल्ला जो है वो रियासतों पे जो है वो हमले जारी हैं। क्या रियासत उसी अंदाज में पीटीआई को हैंडल कर रही है जिस तरह रियासत जो है दूसरी जमातों को हैंडल करती है? आज भी क्या रियासत ने जो है पीटीआई को जो है किसी हद तक जो खुली छूट नहीं दी हुई? ये क्या बात हुई जब आप मर्जी का रोजाना जो है वो इमरान खान के ट्वीट, वहां से पीटीआई का जिनका ऑफिस हैंडलर है वहां से जो है पीटीआई के और इमरान खान के ट्वीट आते हैं। जब ये देखा कि जो ट्वीट थोड़ा सा जो है वो खतरे की अलामत बन रहा है, आप उससे जो है वो मुनरिफ हो जाए। नहीं, वो तो इमरान खान को तो पता ही नहीं था, ये मजाक है कोई, ये कोई तफरी लगी पड़ी है। जब दिल चाहे जो है आप जो है वो आप जो है फौज को जो है वो गद्दारों की सफ में, उनकी सफ में ले जाके जो है वो खड़ा कर देते हैं। उसके बाद ये कहना है कि पीटीआई के साथ जो है बहुत ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं है जी। आज भी पीटीआई को इसमें ठीक है कि बहुत सारे मामलात में पीटीआई के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन फिर भी पीटीआई के साथ इतना गलत नहीं हुआ जितना और सियासी जमातों के साथ इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर गलत हुआ। इन इदारों ने गलत किया, इसलिए पीटीआई को कहना है कि इस मुल्क की वाहिद मजलूम जमात है। कोई इससे ये कहना कि पीटीआई कोई मजलूम जमात है और पाकिस्तान में सारी जमातें जो है उनके साथ कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं हुई, उनको तमाम इदारों की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं कही गई, ये गलत है। ये तारीख नहीं है हमारी, तारीख बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। तो हमें इस तरह तारीख को जो है ना नहीं जुटलाना चाहिए। जी आमिर साहब क्विकली कमेंट करना चाह रहे थे आप? मैं वो फैसल साहब की सारी बातों से इत्तफाक करते हुए एक बात से इख्तलाफ करते कहूँगा कि जिस एमक्यूएम की आप केस को लड़ रहे हैं, नौजवानों के गुमशुदगी के, हमेशा हमने आपकी साथ दिया, बात दिया, लेकिन उन्हें भी काम वही करना चाहिए जो पीटीआई से डिमांड है कि अपने किए की जुर्म का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगें और बराह रास्त मांगें। ये नहीं होता माफ़ी में ठीक है वरना मैं इंडिया चला जाऊंगा, वो भी काम काबिल कबूल नहीं है। जी फैसल साहब,
ये भी काबिल कबूल नहीं है। मैं सिर्फ ये बता दें कि माफी मांगने का आमिर साहब तरीकेकार बता दें कि माफी मांगने का क्या तरीकेकार है और कबूलियत का क्या तरीकेकार है। मैं जो जितना मुझे सोशल मीडिया पे में देखा तो एमक्यूएम की लीडरशिप ने एक नहीं 10 दफा जो है वो रियासत से जो है माफी मांगी, जो मैंने देखा है। अब पता नहीं आमिर साहब किस तरह की आमिर साहब के दरबार में जो किस तरह की माफी जो है वो कबूलियत का दर्जा पाती है। चले इलियास साहब कोई सियासी बयानी की कशमकश है पीटीआई के अंदर, कोई कुछ कह रहा है, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कहते हैं, रऊफ हसन साहब का कोई और बयानी आता है और फिर बात ये होती है कि बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा वो कहा। देखिए ये आज से नहीं, ये शुरू से ही है। जब भी इनका जो भी आता है, जो भी करना चाहें बयान दे देते हैं, चाहे वो रियासत के ख़िलाफ़ हो, चाहे जिसके मर्जी ख़िलाफ़ हो, वो बयान दे देते हैं। फिर बाद में उसको देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन आया, बाद में कहते हैं हमने नहीं कहा ये। अब तो देख लें जो हैंडल कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उस तरह की कई चीज़ें इस तरह की आती रहती हैं, लेकिन जिस पर एतराज़ होता है फिर अवाम एतराज़ करे तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा मामला नहीं। ये देखते हैं, पल्स देखते हैं किस तरह की। ये आज से नहीं, काफ़ी से इनको चाहिए कि अपने सिस्टम को ठीक करें, अपनी पार्टी में एक जुबान एक पेज पर आएंगे। इनके तमाम लीडर एक पेज पर नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, फिर लेकिन जो बानी कहते हैं वही सही होता है, फिर बाद में वो देखते हैं। और वो भी ऐसे हैं कि इधर भी कोई होते थे आपस में कारकुन या लीडर्स लड़ रहे होते थे, कभी कुछ नहीं कहते थे, वो बैठ के देखते रहते थे, फिर फैसला जो करते थे वो खुद करते थे। और अभी भी वही आपके जो भी बयान देते हैं बाद में कह देते हैं मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, इन्होंने खुद किया, इस तरह। तो देख लें इसमें इनके पार्टी में इस तरह ही चल रहे हैं। अब तो सारी इनकी पार्टी जो चेहरे थे वो सारे चेंज हो चुके हैं, अब नए चेहरे आ चुके हैं। तो इसके लिए इनको देखना पड़ेगा कि मुल्क के लिए मामलात को देखना। पार्टी ठीक है, सियासी पार्टी है, इसको चलना चाहिए, बड़ी पार्टी है, इसमें इसको देखना चाहिए पहले मुल्क के हसास मामलात वगैरह में। ये जब ये करते हैं बयानबाजी वगैरह करते हैं, या जिस तरह ये 9 मई के दिन चले गए हर जगह जाके इन्होंने हंगामा राई कर दी, फिर बाद में कहते हैं ये हमारे लोग नहीं, ये तो सारे सबके सामने था। अब ये बयानबाजी भी करके ऐसा मुल्क के मामलात को नुकसान पहुंचाते हैं बाहर से। फिर लोग इनका जो है हमसाया ममालिक जो है दुश्मन है जो सब, वो इस पर बयानों पर वो हंसते हैं, इस पर एक एक चीज़ ये मामलात ये बाहर लेके जाते हैं, उधर जाके बाहर जाके करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम, अपने आप को नहीं, सियासी जमात को नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को जाके खराब करते हैं। और इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इस मामले में। ये अगर देखेंगे बाद में इनको तो कोई एहसास नहीं होता बात कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच चुका है। और इस समय देख लें इस वक्त जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली जब तक स्टेबल नहीं होंगे आपकी इकॉनमी नहीं स्टेबल होगी। तो ये मामला जो बार बार यही कहा जा रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि आपकी इकॉनमी, आपकी आवाम गुर्बत की खत से नीचे गिर गए। आप देख लें बलोचिस्तान में कितने चले गए, पंजाब में कितने चले गए, सिंध में कितनी गुर्बत की जो बढ़ी है शरह, उसमें ये लोग चले गए, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रही। अब जाहिर है इस वजह से है कि अगर आपकी इकॉनमी कह रहे हैं कि स्टेबल हो रही है, गुर्बत में कमी आ रही है, एकदम नहीं इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसके लिए इनको सारी रखनी पड़ेंगी अपनी पॉलिसीज वगैरह को। तो लेकिन इनको सबको पहले सियासी जितने भी सियासी करैक्टर हैं इनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के फायदे के लिए करें, ठीक करना पड़ेगा ताकि हमको फ़ायदा दे सकें। ये इलियास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल हमारा बुनियादी सवाल पीटीआई के अंदर बयानिए की कोई कशमकश है या सोशल मीडिया विंग क्या पीटीआई के कंट्रोल से बाहर है, एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी वो आपने जानी। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का फैसला अमली तौर पर भी मुमकिन होगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज वज़ारत ख़जाना की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि मुल्क में महंगाई में कमी आएगी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मौशी बहाली के सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। IMF के साथ 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू कर लिए गए हैं। कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। ज़राए के मुताबिक 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपये कमी भी मुतवक्के है। आज LPG की कीमत में बड़ी कमी आई। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये फ़ी किलो हो गई। आइंदा हफ्ते में LPG मज़ीद सस्ती होने का इम्कान है। दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती जमात का एक अहम इजलास हुआ जिसमें अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजवीज़ पर गौर किया गया और अहम फैसले भी हुए। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम और उसकी सख्त शराइत के दौरान हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आमिर साहब, आप बात कर रही हूँ, आपके ख्याल में अमली तौर पर ये मुमकिन होगा अवाम को रिलीफ देने का जो फैसला हुकूमत कर रही है और जो बहुत सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं
आपको लगता है कि सियासी पोजीशन पर भी ज़ाहिर है हुकूमत की असर पड़ेगा, लेकिन ये अमली तौर पर क्या गवर्नमेंट ये सब करने में कामयाब हो सकेगी कि आम आदमी को रिलीफ मिले? ये वो सवाल है जिसका जवाब मसला फिसागोर्स बनाने वाले के पास भी नहीं है कि हम तो जब से ये पैदा हुए हैं और समझने की सलाहियत हुई है, सुनने की हुई है, अल्लाह ने दी है, तो यही है कि बस अगला साल रिलीफ का है। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है कि पिछले साल से महंगाई आधी रह गई है, 40 से वो 20 और उससे भी कुछ नीचे ज़रूर आई है। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि जब एक बेपनाह बढ़ी तो वो कमी में भी आ रही है, कुछ उसकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जो IMF का नया बजट प्लान हमें दिया गया है, जो चीज़ें अब तक आ चुकी हुई हैं, वो तो इसको और बढ़ाएंगी। इसी के ऊपर पूरी अपोजिशन बैठी हुई है कि ये बजट दे लें, पास करा लें। एक तरफ वो कहते हैं हम करने नहीं देंगे, और पूरी तहरीक भी उसी के ऊपर उन्होंने चलानी है। नवाज शरीफ जो कल सदर बने दूसरी दफ़ा, यानी पहली दफ़ा एग्ज़ाइल में जब मुशर्रफ दौर में हुआ, कू हुआ मुल्क में, और उसके बाद फिर वो 6-7 साल बाद अपनी पार्टी के दोबारा सदर बने थे, इसी तरह वो कल दोबारा बन गए। ठीक है, उनको मीटिंग्स करनी भी चाहिए, अमली तौर पे लोगों को फ़ायदा मिलना भी चाहिए। कुछ आलमी हालात की वजह से पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन वो GST को 18% पे ले जाने की बात कर रहा है IMF, पेट्रोलियम मसनूआत पे कैश आता है। अभी आज मैं शहबाज राना की खबर देख रहा था, पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो ब्रिटिश उसके साथ है, वो कह रहे हैं 58% स्मगलिंग हो गई है और टैक्सेशन की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम आपको इतने अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं, हम तो फिर बंद कर जाएंगे कारोबार। ये एक तरफ हम सबका है कि सिगरेट पे जितने मर्जी आप टैक्स लगाएं, लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है, और ये सिर्फ एक नहीं बाकी सारे भी काम कर रहे हैं कि नहीं ये आपकी बात मैं प्राइवेट भी बता दूंगा पीने के बावजूद सिगरेट के, आप कहेंगे बता दो। जी बस कोई ठीक है, लेकिन ये आदत पड़ी हुई है। मैं एक असूली बात कर रहा हूँ कि फिर गवर्नमेंट को अगर काम करना है तो फिर उन लोगों को जो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर की सूरत में मौजूद है उनको भगाने का प्रयास, एक तरफ आप लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खामखा, ये वही बात है, आप ज़हन में रखें शब्बर जैदी का इंटरव्यू जिसमें उसने असद कैसर और शाह महमूद का नाम लिया कि वो KP के तंबाकू काश्त करने वाले इलाकों के आगे कि टैक्स ना लगाओ। ठीक है जी, मतलब एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वहीं से स्मगलिंग इतनी ज्यादा हो जाए, तो ये मिक्स है। गवर्नमेंट के लिए भी जाहिर है, चाहे वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, आने वाले होंगे, ये हालात ऐसे ही हैं। कोई नहीं चाहता कि अपने लोगों को इस तरह माशी बदहाली में जाए, सबके लिए है। लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि सैलरीड क्लास की अल्लाह करे ये कोई जान छोड़ दे कि मजीद फर्दर उसके ऊपर ये बिल्कुल उस तरह ही है कि बिल्कुल और आखिरी तिनका मारने लगे हैं। जी आया साहब, ये जो कहते हैं ना मुल्क को वो हमेशा से नाजुक पहले दौर होता था, मोड़ कहते हैं कि मोड़ पे खड़ा है, ये बुनियादी तौर पे ये महंगाई के हवाले से कहते हैं। वो हमेशा से नाजुक रही है, हमारी हालत पतली हो जाती है और महंगाई अल्लाह के फजल से बड़ी खुशकुन खबरें आ रही हैं कि जी ये देखें आटा सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया। मेरे कायद भी बड़े खुश हुए और इसीलिए उन्होंने फ़ौरन इजलास भी तलब कर लिया। अब असल इम्तहान तो शुरू होना है जब IMF ने आना है। जो IMF के साथ जब आपकी डील हो जानी है तो फिर मैं पूछूंगा कि हुजूर ये जो खुशखबरियाँ थी हैं कहाँ गई। अब मेरे कायद चूँकि अब सदर बन गए हैं तो उन्होंने ज़रूरी समझा, जो मैं कह रहा था ना कि वो इस तरह करें। वो देखें ना, वो बहुत देर बाद मेरी बात मान ली गई है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि ये कमिश्नर या सेक्रेटरी की वो मीटिंग क्यों करते हैं, इनको अपनी पार्टी को तलब करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर समेत और वहां हिदायत देनी। अब मुझे अच्छा लगा है ये, मतलब दिस इज लाइक अ लीडर। क्या हो भाई, मैं दसो तुसी कार की रहे हो, दिस इज वेरी गुड। मैं इस चीज पे बड़ा खुश हुआ हूँ। लेकिन जो IMF के साथ वो अभी से जो तफसीलात आ रही हैं वो तो बड़ी खौफनाक है। मतलब उसमें तो फिर टैक्स भी हमारा यकीनन बढ़ेगा, अल्लाह का बड़ा करम है हम पे, क्योंकि हमारा से मतलब आपका है ना, नहीं हम सबका बढ़ेगा। आप क्यों खुश हो रही हैं, आप देखती जाएं बस जरा हुंदी की तरह तुसी हमें मतलब खुश हो जा रहे हो। ये सिगरेट की बात हो रही थी। जी मतलब आपने साहब की बात को हल्का ना ले, परसों इन्होंने रात वो उस लड़की की तरह बता दिया था एक बंदा गायब होएगा, कल गायब से। सपोज 100 रुपए का पैकेट था, सही, आप उसको 125 का कर देते ना, उस सेल पे भी असर नहीं पड़ना था, ये स्मगल्ड सिगरेट्स पे भी लोगों ने नहीं जाना था। ठीक है, अब जब 100 रुपए के पैकेट को आप 200 करेंगे और ये समझ के करेंगे, अच्छा वो रेवेन्यू तो आपने थोड़ा बहुत शायद बढ़ा लिया होगा उसका, उससे ज्यादा बढ़ सकता था आपका। जी जी बिल्कुल। लेकिन बेशुमार लोग जो स्विच कर जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते ब्रांड पे। ठीक है।
ये तो आपने पब्लिसिटी कर दी सिगरेट मैं पीने बता वाली। रहा हूँ फैसल आपको, साहब मैं सही। कई दफा ये बात कर चुका हूँ। फैसल साहब मैं आमिर साहब से एक दरखास्त करना चाहता हूँ सिगरेट के हवाले से। अब ये सिगरेट भाई, खुदा वाला के वास्ते शो जो हो भी- गया मुझे लगता है। जी जी नहीं हाँ, मैं हाँ। इसलिए कि सिगरेट पाकिस्तानी आप सिगरेट लेंगे ना तो पाकिस्तान जो इम्पोर्टेड सिगरेट पे जाने का बुनियादी बहुत सब असबाब होंगे, लेकिन एक बड़ा सबब और ये भी वही है कि जो ये भी इम्पोर्टेड पीते सिगरेट हैं। है। जी जी सुन तो ले जी, टाइम थोड़ा कम है इसलिए जरा जल्दी जी, जाने का जो फैसल। हाँ वो उस पे जो है ना कोई खौफनाक किस्म की तस्वीर नहीं होती। आप पाकिस्तानी सिगरेट लेंगे उस पे इतनी हौलनाक और भयानक तस्वीर लगाई जा रही है। अच्छा सारे दुनिया के कानून से पाकिस्तान के लिए जो बाहर से सिगरेट आ रही है उस पे नहीं। एक बड़ा सबब जो है जो लोग इम्पोर्टेड सिगरेट की तरफ जाते हैं उसका एक अहम सबब ये है। तो ये आमिर साहब जो भी बुनियादी महकमा है इनका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उससे बोले भाई ये तस्वीर हटवा दो तो आपकी लोकल सिगरेट की मार्केट भी खुद ब खुद जो है ना वो इम्प्रूव करेगी। एक बात। चलें। दूसरी बात देखिए ये जो महंगाई का जी जी फैसल साहब ये जो महंगाई का ताल्लुक है ना कि महंगाई कम हुई, देखिए क्या लोगों की हमारी और आपकी जो है वो कुव्वत खरीद बढ़ गई है, उसमें इजाफा हुआ है। अगर इजाफा हुआ है तो महंगाई कम हुई है, ये सीधा सा फार्मूला है। हिंसों की जो जादूगरी है ना उससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 13% क्या होता है 22% आम आदमी को नहीं पता। कुव्वत खरीद कम हुई या ज्यादा हुई, ये सीधा सा फार्मूला है। अगर आप बताएं आपकी कम हुई या बढ़ी है? जाहिर है महंगाई है सर, जीना मुश्किल कह सकते हैं। अभी एक ब्रेक आ गई जी, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपसे यही सवाल, आपके ख्याल में अमली तौर पर मुमकिन होगा हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का फैसला? दुआ देखें रिलीफ तो जब दिया जाएगा ना जब इकोनॉमी की सूरत हाल देखी जाएगी। क्या इकोनॉमी में इतना दमखम है कि आप आवाम को रिलीफ दे सकें? आप देखें पिछले 2 साल से आपकी मईशत जो है वो स्टैगफ्लेशन का शिकार है। स्टैगफ्लेशन वो होती है जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई होता है और आपकी जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है और उसी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। और हमने देखा कि पिछले साल जो थी वो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 3.5 रखी गई और जो अचीव किया गया वो 2 से ऊपर कुछ अचीव किया गया। और जो कहा जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन जो है उसका टारगेट रखा गया था 21%, जबकि 26% पे आके वो क्लॉक हुई है जी। ओवरऑल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। देखें आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी है 50 साल में पहली दफ़ा वो 13.1% पे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशो है उस पे आई है। ये 50 साल में हुआ है। तो जब सरमायाकारी नहीं आ रही तो मईशत कैसे बढ़ेगी, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, कैसे पैसा कमाया जाएगा, कैसे लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा? और दूसरी जो टाइम कम है, आपका पॉइंट आ गया कि 18% जो है जो एक चीज मैं कह दूं कि जो आमिर साहब ने कहा 18% जो है वो पेट्रोल नहीं है आमिर साहब, वो अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी चीजें हैं पाकिस्तान में उन पे 18% जो है वो जनरल सेल नवीद साहब मैंने यही कहा है यानी उसमें मुझे पता है ये बात, मैंने कहा उसमें पेट्रोलियम भी शामिल है जिसका हम कह रहे हैं कम हो रहा है, बढ़ जाएगा। इलियास साहब क्विकली देखिए इसमें सारी सूरत हाल गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा के देख ली है, IMF ने भी लेवल लगा के देख लिया, तो पाकिस्तान की जो पेट्रोल की जो कंजम्पशन थी वो बढ़ने की बजाय कम हुई है और इतनी कम हुई है कि जिसकी वजह से टैक्सेस वगैरह कम होना शुरू हुए। तो जाहिर है अब इनको कीमत जब इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है तो इसकी कीमत कम कर रहे हैं ताकि लोगों की पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो, ताकि इनके टैक्स रेवेन्यू बढ़े। बाकी इकॉनमी की जो सूरत हाल है नवीद साहब ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल रुकी हुई है 2-3 साल से, कहाँ से रिलीफ देंगे? गवर्नमेंट एक मेकअप करती है हर साल, हर बजट में मेकअप करती है और ऐसे सबस बाग दिखाती है कि जो पूरे साल लोग आपका पॉइंट आ गया। वाह जी, आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।